हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 9 सितंबर और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 9 सितंबर 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, बहुत ज़्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताई गई है, तो इन तक देखना। काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सबके लिए ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है करंट अफेयर आज का। तो कल का क्विकली रिविजन करेंगे, फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया गया ये। इसके अलावा 20वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन जकार्ता में आयोजित हुआ और मध्य प्रदेश का सांची शहर ये भारत का पहला सोलर सिटी बन गया है। एनपीसीआई के साथ मिलकर के हिटैची कंपनी ने अभी हाल ही में यूपीआई एटीएम लॉन्च किया है। इसके अलावा मेडिकल शिक्षा में सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए 10% आरक्षण की बात की गई है। एसबीआई ने अभी हाल ही में अपना सुपर प्रीमियम कार्ड लॉन्च किया है आरम नाम से, और जापान ने अभी चंद्र मिशन लॉन्च किया मून स्नाइपर नाम से। 25 और 26 सितंबर को भारत ड्रोन शक्ति नामक हवाई प्रदर्शनी आयोजित होगी हिंडन एयरबेस गाजियाबाद में। प्रयागराज पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए सवेरा योजना शुरू की है और प्रधानमंत्री की सुरक्षा देने वाली एसपीजी कमांडो के जो प्रमुख निदेशक थे उन अरुण कुमार सिन्हा जी, उनका निधन हो गया है। ठीक है, तो ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे जिनका आपने किया रिवीजन, वो भी 1 मिनट में। अब बात करेंगे आज की करंट अफेयर की, लेकिन उससे पहले इसकी पीडीएफ और क्विज आपको एमजेटी ऐप पर मिल जाएगी। आप वहां से डाउनलोड करके सॉल्व कर सकते हो। पीडीएफ भी मिलेगी और क्विज भी। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने। अब आई होप आपको अच्छा दिख रहा होगा, सब कुछ ठीक लग रहा होगा। ये बेटर है, मुझे भी लग रहा है ये अच्छा है ना। धीरे धीरे सुधार आता है, चीजें सुधरती हैं। विश्व फिजियोथेरेपी दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे जो है ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 8 सितंबर को। तो 8 सितंबर को ये मनाया गया। फिजियोथेरेपी आप जानते होंगे, जब फिजिसिस्ट के पास आप जाओगे, अगर मान लो कोई अगर आपके शरीर में बॉडी में कोई फिजिकल रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना पड़ता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से इलाज कराने। तो दुनिया भर में लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए कि फिजियोथेरेपी भी नाम की एक चीज होती है और फिजियोथेरेपी कैसे प्रॉपर तरीके से की जाए, इसके लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम रखी गई है प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। ठीक है, तो 1996 से ये दिवस मनाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। दिवस का आपको कुछ दिन हो जाने दीजिए, उसके बाद फिर रिवीजन भी स्टार्ट करेंगे। सितंबर 2023 में संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए की कौन सी बैठक हुई? तो दोस्तों यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली की 78वीं बैठक हुई है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली यानी संयुक्त राष्ट्र की महासभा की 78वीं बैठक जो है ये शुरू हो चुकी है सितंबर 2023 में। यहाँ पर देख पाओगे आप, आर्टिकल है 78th सेशन ऑफ द यूएन जनरल असेंबली यूएनजीए 78। ओके, तो ये 5 सितंबर से शुरू हो गया है, फर्स्ट डे ऑफ हाई लेवल जनरल डिबेट विद। अब ये चलेगा। तो अध्यक्षता कौन कर रहा है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। अध्यक्षता इस बार कर रहे हैं डेनिस फ्रांसिस। कौन है? डेनिस फ्रांसिस संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष हैं। इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। दुनिया के सामने आज के टाइम पर कौन कौन सी चुनौतियां हैं, कौन कौन से चैलेंजेस हैं, उनसे निपटने के लिए उन पर यहाँ पर बात करेंगे। हालांकि ये लोग कुछ करते नहीं, बस बात ही करते हैं। तो ये सब चीजें चलेंगी। थीम क्या रखी गई है? विश्वास का पुनर्निर्माण और वैश्विक एकजुटता को फिर से जागृत करना, यानी रीबिल्डिंग ट्रस्ट एंड रिकाइंडलिंग ग्लोबल सॉलिडेरिटी। ठीक है, तो ये है यूएनओ। अब देखो इसके बारे में ना थोड़ा सा हम लोग डिटेल में जानते हैं। 1945 में 24 अक्टूबर को यूएनओ की स्थापना हुई, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये इसलिए स्थापित किया गया क्योंकि जानते हो 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ। जब हिरोशिमा नागासाकी पर 6 अगस्त और 9 अगस्त को जब बम गिराए गए, उसके बाद जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। उसके बाद विश्व युद्ध की समाप्ति की घोषणा हुई। फिर अगस्त के बाद सितंबर बीता और उसके बाद अक्टूबर में 24 अक्टूबर को एक बॉडी बनाई गई, एक ऐसी संस्था बनाई गई, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जिसके बाद जिसका काम ये था कि दुनिया भर में वैश्विक शांति बनी रहे। तो इसके लिए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन स्थापित किया गया था 1945 में। अब इसके तहत बहुत सारी बॉडीज इसकी बनाई गई, उसी का ये हिस्सा है। समझ लो ये यूएनजीए जो है, यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली, ये सब एक ही है। ठीक है ना। तो इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। एक्चुअली में एक बिलियनियर थे और उन्होंने दान में दी थी जमीन, तो वहीं पर हेडक्वार्टर बनाया गया। आज के टाइम पर महान सचिव जो है वो है एंटोनियो गुटरेस, पुर्तगाल से हैं। तो कुछ इस प्रकार से खूबसूरत सा बना हुआ है। पैसा वगैरह ये लोग खूब खर्च करते हैं। ठीक है, काम बस कुछ नहीं करते हैं। तो देखो ये है जनरल असेंबली। अब इसकी बॉडीज देखो, इसके पार्ट देखो। जनरल असेंबली जो है इसके 5 जो है ये मुख्य इसके पार्ट हैं। कौन कौन से?
सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें आप सुनते हो ना वीटो पावर वाला, इसमें 5 अस्थायी सदस्य हैं, परमानेंट मेंबर हैं, 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, नॉन परमानेंट होते हैं, जो 2-2 साल के लिए नियुक्त होते हैं। ठीक है ना। अब देखो, जो सिक्योरिटी काउंसिल है, इसमें जो 5 जो परमानेंट मेंबर हैं उन्हें वीटो पावर होती है, यानी इस असेंबली में कुछ भी पास होगा ना, तो वो अगर नहीं चाहते हैं, उनके एक वीटो पावर की यूज करने से पूरा का पूरा मत जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। ये सिक्योरिटी काउंसिल के तहत आते हैं वीटो पावर वाले, वो सब चीजें हैं, सिक्योरिटी को लेकर के होता है। एक यहाँ पर ट्रस्टीशिप काउंसिल है, एक इसी का पार्ट है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ वर्ल्ड जस्टिस, ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसी का हिस्सा है। एक है सेक्रेटरिएट, एक है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे बड़ा है। देखो इसका क्या काम है, इसका काम ये है कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट, इसके अंतर्गत आता है। आईएलओ आपने सुना होगा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये भी इसी के तहत आता है, यानी कि समझ लो इनडायरेक्टली इसी का पार्ट है सब, यूएनए की जनरल असेंबली का ही। यूनाइटेड नेशन की चिल्ड्रंस फंड जो आप सुनते हो, यूनिसेफ, ठीक है ना, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन से इमरजेंसी फंड। यूनाइटेड नेशन का डेवलपमेंट फंड फॉर वीमेन, यानी कि यूनिफेम, ये आपने कम सुना होगा, कम चर्चे में रहता है, लेकिन ये भी एक संस्था है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को, बहुत ज्यादा चर्चे में रहता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आप सब जानते हो, ये सब जो है इसी के तहत, इसी का हिस्सा है, ये इसी का पार्ट है, यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली का। इसकी जो बैठक होती है ना यूएनजीए की, ये अमूमन साल के अंत में हुआ करती है, जैसे इस बार अभी सितंबर में हो रहा है, कभी कभी अक्टूबर में होता है, कभी नवंबर में, कभी दिसंबर में, यही लास्ट के 3-4 महीनों के अंतर्गत होता है। तो अभी ये बैठक शुरू हुई है, अभी ये चलेगी, ठीक है, हो सकता है 1-2 महीने तक चले। तो ये जो 78वीं सत्र है, यानी इस बार 78वीं बैठक हुई है ना। जो भी दिवस आप सुनते हो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, जो दिवस मनाए जाते हैं, उन दिवस की घोषणा जो है, या कहें कि उनको अप्रूवल फाइनली जो मिलता है, वो यूएनजीए की असेंबली से ही मिलता है। आपने मुझे कई बार बताते हुए सुना भी होगा कि इसकी घोषणा यूएनजीए की असेंबली में इस वर्ष मिली थी, और मनाया जाना शुरू हुआ अगले साल इस दिन से, ठीक है ना, फला दिन से। तो इसका कारण यही है कि ये वर्ष के लास्ट में ये असेंबली बैठक होती है। अब मान लो नवंबर में बैठक हुई और कोई दिवस जो है वो अगस्त में पड़ रहा है, और इस दिवस को अप्रूवल मिला यहाँ इस बैठक में, तो ये बैठक में घोषणा तो हो गई, मान लो जैसे कि 2023 चल रहा है, घोषणा 2023 में हो गई, और लेकिन वो अगली बार पहली बार मनाया कब जाएगा, वो 2024 में पहली बार मनाया जाएगा। तो ये अंतर होता है, शुरुआत या कहीं घोषणा जो है वो ये हो गया, लेकिन पहली बार कब मनाया गया, अगले साल। ठीक है, चलिए, आई होप आपको ये कुछ कुछ आइडिया लगा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, हाल ही में कहाँ के रायगढ़ा सॉल और कोरापुर काला जीरा चावल को जीआई टैग मिला है? तो ये दोनों ही प्रोडक्ट हैं ओडिशा के। ओडिशा का रायगढ़ा साल, जो रायगढ़ जिले में सॉल होता है, बहुत ही फेमस है। इसके अलावा कोरापुट काला जीरा चावल, ये दोनों ही प्रोडक्ट हैं, इन दोनों को जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक है, यहाँ की साल जो है, यहाँ की महिलाएं जो है बुनती हैं, और इनको मिला है जीआई टैग। अब देखो, ये जो रायगढ़ जिले का उत्कृष्ट हाथ से बुना हुआ साल है ना, इसे वहां पर कपड़ा गंडा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कपड़ा गंडा कहा जाता है। और जो कोरापुटा काला जीरा चावल है, इसे चावल का राजकुमार कहा जाता है। ये 2 और पॉइंट याद रखिएगा। एक और इंपॉर्टेंट बात, इसी के साथ एक और जीआई टैग मिला है, मैंने कहा उसको क्या अलग से क्वेश्चन मिले, इसी में ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर तमिलनाडु के सलेम सागो को भी जीआई टैग मिला है। ठीक है, ये अलग क्वेश्चन था, लेकिन इसी में मर्ज किया गया है, तो इसको नोट पॉइंट करके, मतलब इसको ऐसा मत करना कम महत्व देना, ये भी सेम महत्व देना, ठीक है ना, इसको भी नोट डाउन कर लो। तो ये सलेम सागो जो है, ये साबूदाना है, और ये तमिलनाडु के सलेम जिले में उत्पादन इसका होता है। क्लियर? अब पिछले दिनों में भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिनको जीआई टैग मिला था, जैसे राजौरी चिकनी वुड क्राफ्ट और मुस्बुच्ची चावल, साथ ही साथ भद्रवाह राजमा और रामबन सुलाई साहब, ये चारों प्रोडक्ट को अभी जम्मू कश्मीर से हाल फिलहाल में मिला है जीआई टैग। जलेसर धातु शिल्प उत्तर प्रदेश के एटा जिले में है, इसको भी जीआई टैग मिला। गोवा बिबिंका गोवा का है, मनकुरा डाम ये भी गोवा का है, इन दोनों को अभी मिला था जीआई टैग। चोकुआ चावल, ये भी मैंने आपको बताया था, अभी असम को मिला है रिसेंटली। बीकानेर कासितकारी शिल्प और बीकानेर उस्ता कला शिल्प, ये राजस्थान के दोनों प्रोडक्ट हैं। उदयपुरी कोफ्तकारी मेटल क्राफ्ट, ये तीनों प्रोडक्ट अभी मिले थे, इन सबको जीआई टैग मिला है अभी रिसेंटली। ठीक है, जीआई टैग होता क्या है? जीआई टैग मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ये टैग तब दिया जाता है जब किसी खास प्रोडक्ट किसी खास जगह से उत्पादित होते हैं, और उत्पादन इस प्रकार से होता है कि वो उसमें यूनिकनेस रहती है, कुछ खासियत रहती है, तो उसकी पॉपुलैरिटी को और बढ़ाने के लिए ना सरकार उसको जीआई टैग देती है।
जिससे उसकी ब्रांडिंग बढ़ जाती है, ब्रांड वैल्यू बढ़ जाती है, उनके किसानों का या कहें उनका जो भी उत्पादन करते हैं व्यापारी वगैरह, उनकी अर्थव्यवस्था में सुधार आता है, साथ ही साथ उसकी ब्लैक मार्केटिंग भी रुक जाती है। तो इसके लिए 1999 में एक बिल लाया गया था और ये बिल जो है ये जाकर 2003 में बना एक्ट, और इस एक्ट के तहत 2004 में सबसे पहले दार्जिलिंग की चाय को दिया गया जीआई टैग। दार्जिलिंग की चाय को दिया गया जीआई टैग। याद रखिएगा, ये बात मैं आपको हजारों बार बता चुका हूं, बिल्कुल रटा होना चाहिए ये चीज। आगे, हाल ही में मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीत लिया प्रवीणा अंजना ने। प्रवीणा अंजना ये भी राजस्थान की हैं और इन्होंने मिस इंटरनेशनल इंडिया का खिताब जीत लिया है। पेशे से ये चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, रहने वाली ये उदयपुर राजस्थान की हैं। तो अब ये यहाँ पर जीत ली हैं, तो अब ये जापान जाएंगी इंडिया को रिप्रेजेंट करने। किस इवेंट में? जापान में मिस इंटरनेशनल पेजेंट जो होगा, मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड जो होगा, उसमें ये इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी। अच्छा, मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड ये जापान में ही होता है, ठीक है, जैसे मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स वगैरह होता है ना, वैसे ये होता है, तो ये जापान में ही होता है। एक चीज और, अभी अगस्त में ही 2023 में इन्होंने मिस डिवाइन ब्यूटी भी जीता था, ये भी ध्यान रखना। मैंने अभी आपको कुछ दिन पहले बताया था कि इस बार घोषणा हुई है कि जम्मू एंड कश्मीर में इंडिया होस्ट करेगा मिस वर्ल्ड। मिस वर्ल्ड की मेजबानी इस बार इंडिया को मिला है ना, तो 2023 जो होगा वो कहाँ होगा? जम्मू एंड कश्मीर में होगा। ये भी बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। इंडिया इस बार मेजबानी करने जा रहा है। पिछले कुछ है ये विजेताओं के नाम, इनको अभी रिवाइज कर लेते हैं। अभी मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था मिसेज यूनिवर्स इंडिया, इसको माधुरी पाटले ने जीता। मिस इंडिया अर्थ ये जीता प्रियान सैनी ने। मिस यूनिवर्स नीदरलैंड ये रिकी वेलेरी कोले बनी थी और ये ट्रांसजेंडर है। क्या है? ट्रांसजेंडर है, ठीक है ना, दिख रहा है, ट्रांसजेंडर है, चलिए समझ लीजिएगा। फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 नंदनी गुप्ता ने जीता। मिस यूनिवर्स जो है 2022 वाली, इनका नाम पूछा जाएगा आपसे, तो मिस यूनिवर्स 2022 ये आर बोनी ग्रेब्रियल ने जीता था। मिस वर्ल्ड 2022 कैरोलिना बिलावस्का जीती थी और मिसेज इंडिया वर्ल्ड सरगम कौशल जीती थी, ठीक है ना। इतना आप लास्ट वाला रिवाइज कर लीजिएगा। आगे, मून मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर किस व्यक्ति को एसएस इनोवेशन ने अपने निदेशक बोर्ड में शामिल किया, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल किया? तो मून मैन ऑफ इंडिया ये किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है एम अन्नादुरई को। एम अन्नादुरई इसरो के साइंटिस्ट हैं, हालांकि अब रिटायर हो चुके हैं, लेकिन मून मिशन जो इंडिया का हुआ, खास करके चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 जब हुआ था, उनमें इनकी बहुत ही अहम भूमिका रही थी। इसकी वजह से इनको मून मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अब तो ये रिटायर हो चुके हैं, जब मंगलयान लॉन्च हुआ था ना, उसमें भी इन्होंने काफी अहम रोल निभाया था। तो वहां से इसरो से तो रिटायर हो गए हैं, लेकिन अब इनको एसएस इनोवेशन नाम का एक रोबोटिक्स कंपनी है, उसने अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इनको ऐड किया है। तो ये देखिए, ये आर्टिकल है आपके सामने इंडियन एक्सप्रेस का, मून मैन ऑफ इंडिया एम अन्नादुरई ज्वाइंस द बोर्ड ऑफ एसएस इनोवेशंस। तो एसएस इनोवेशंस की ये आ गए हैं इसमें प्राइवेट लिमिटेड में, ठीक है। तो मंगलयान, चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 इसको देखरेख करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। क्लियर? ये पद्मश्री से भी सम्मानित है, ये भी ध्यान रखिएगा, भारत का चौथा नागरिक सम्मान है ये। क्लियर? अब देखो, चंद्रयान 1 चंद्रयान 2 की बात आ ही गई है, ध्यान रखना। चंद्रयान 1 जो है ना, लिखते चलते हैं, चंद्रयान 1 जो है, चंद्रयान 1 जो है ये 2008 में लॉन्च हुआ था, इसने पानी के अवशेषों का पता लगाया। फिर चंद्रयान 2 जो था, चंद्रयान 2 जो था ये 2019 में 22 जुलाई को लॉन्च हुआ था, ठीक है ना। और उसके बाद ये अभी ऑर्बिटर काम कर रहा है, लैंडर ठीक से लैंड नहीं हो पाया था। और चंद्रयान 3 जो है ना, चंद्रयान 3 जो है ये 23 अगस्त को लॉन्च हुआ था, 23 अगस्त को लैंड किया था, 14 जुलाई को लॉन्च हुआ था 2023 को, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर तरीके से सब कुछ काम कर रहा है। अच्छा, मंगलयान कब लॉन्च हुआ था? मंगलयान 2013 में लॉन्च हुआ था, 2014 में ऑर्बिट में पहुंचा। और अभी सौरयान या आदित्य L1 जो है, जो कि सौरयान है, ये कब लॉन्च हुआ? ये अभी 2 सितंबर 2023 को लॉन्च हुआ, 2 सितंबर 2023 को लॉन्च हुआ। तो ये आप कुछ याद रखिएगा, इसरो के मिशन है। आगे, हाल ही में किस राज्य ने पयला बैसाख से राज्य स्थापना दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो पयला बैसाख को राज्य स्थापना दिवस के रूप में मनाएगा पश्चिम बंगाल। पयला बैसाख आप पश्चिम बंगाली लैंग्वेज में अगर बोलेगो तो इसका मतलब हिंदी अर्थ होता है पहला बैसाख, यानी बैसाख का पहला दिन। एक्चुअली में ये पश्चिम बंगाल में कहें तो ये वहां का बंगाली नववर्ष होता है।
तो उसको अब बंगाल का राज्य स्थापना दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है ममता बनर्जी ने। अब इसके लिए इन्होंने वहां पर किया है, अब इसको लेकर के वहां पर कंट्रोवर्सी भी स्टार्ट हो गई। क्यों? क्योंकि पश्चिम बंगाल का स्थापना दिवस तो अलग था, 20 जून था। अब इसको बदल करके ये कह रहे हैं कि ये अप्रैल के आसपास में आ जाएगा, ठीक है, 15 अप्रैल के आसपास में। तो वेस्ट बंगाल असेंबली रेजोल्यूशन ऑन पहला बैसाख एज ए स्टेट फाउंडेशन डे, तो ये स्टेट फाउंडेशन डे के रूप में होगा। साथ ही साथ एक और घोषणा हुई है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का एक गीत है बांग्लार माटी बांग्लार जोल, यानी बंगाल की मिट्टी बंगाल का पानी, तो इसको वहां की ऑफिशियल स्टेट थीम सॉन्ग घोषित करने की भी घोषणा की गई है। तो आने वाले टाइम पर वहां पर पूरी तरीके से घोषित हो जाएगा, अभी प्रस्ताव लाया गया है असेंबली में। तो ये जो बंगाली नववर्ष होगा पहला बैसाख का दिन, अब ये बांग्ला दिवस के नाम से मनाया जाएगा या बंगाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। क्लियर है ना? चलिए आगे। अच्छा, अगस्त महीने की ई बुक आ गई है, जिन जिन लोगों ने नहीं लिया है इसको लीजिए, बहुत ही जबरदस्त ई बुक है। 350 क्वेश्चन का इसमें कलेक्शन किया गया है, चैप्टर वाइज इसमें एक्सप्लेनेशन के साथ चीजें दी गई है। एक बार आप पढ़ोगे तो दिल खुश हो जाएगा, मतलब करंट अफेयर का आपका डर खत्म हो जाएगा। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, आप इसको लेकर के प्रिपरेशन कर सकते हो। और एक जरूरी बात, यूपी ट्रिपल एससी पेट की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, आपके लिए जल्द ही यहाँ पर प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट किए जाने वाले हैं यूट्यूब पर ही फ्री में। और कल मंथली जो है वीडियो अपलोड हो गई, जैसे कि मैंने आपको बताया था तबीयत खराब थी थोड़ा, तो इस वजह से डिले हुआ इस बार, लेकिन कल मंथली करंट अफेयर अपलोड हो गई, उसको जाकर के देख लीजिएगा। पेट की क्लासेस जल्द ही शुरू होंगी। जो सालाना जो अभी तक हुआ है, मतलब कि जनवरी से सितंबर तक, इसकी भी सीरीज एक स्टार्ट की जाएगी लाइव क्लास की। शाम को हो सकता है शुरू की जाए या हो सकता है दिन में शुरू किया जाए। लाइव क्लास के माध्यम से हम लोग रिवीजन भी करते चलेंगे और आने वाले 8 से 10 दिनों में पूरा का पूरा रिवीजन कर लेंगे, ठीक है ना? फिलहाल के लिए आप MJT ऐप इंस्टॉल करके रखो, और ई बुक और कोर्स वगैरह लेना हो तो आप ले सकते हो। ओके। हाल ही में कहां पर जटायु क्रूज सेवा शुरू हुई? तो जटायु क्रूज सेवा जो है ना, ये शुरू हुई दोस्तों अयोध्या में। अयोध्या में एक क्रूज सेवा, नदी क्रूज सेवा शुरू की गई है, और इसके बारे में मैंने पहले भी जिक्र किया हुआ है, अगर आपको याद हो, जब मैंने आपको बताया था कि रामालैंड डिज्नीलैंड के ही थीम पर रामालैंड की शुरुआत की जा रही थी। उसी में मैंने आपको बताया था कि सरयू नदी पर एक क्रूज सेवा भी शुरू की जाएगी। हालांकि तब नाम नहीं रखा गया था, अब इसको जटायु क्रूज सेवा नाम रख दिया गया है। तो ये क्रूज सेवा होगी, नदी क्रूज सेवा होगी, और सरयू नदी में चलेगी। सरयू नदी आप जानते हो, घाघरा नदी को ही अयोध्या में सरयू नदी कहा जाता है, ठीक है। तो गुप्तार घाट से नया घाट तक ये यात्रा कराएगी। जो यात्री बैठेंगे, मतलब 70 से 100 यात्री बैठेंगे, और उनको वहां से ऐसा व्यू दिखेगा, जो भी मंदिर हैं वगैरह वो व्यू देख पाएंगे, प्राचीन मंदिर से लेकर के नवीन मंदिर भी, ठीक है। अगर क्रूज की बात करें, तो अगर भारत की सबसे बड़ी नदी क्रूज सेवा की बात की जाए, इनफैक्ट तो दुनिया की सबसे बड़ी नदी क्रूज सेवा है ये। अभी गंगा विलास क्रूज के नाम से लॉन्च हुई थी, वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक गई थी, याद होगा आपको, ठीक है ना? वाराणसी उत्तर प्रदेश से डिब्रूगढ़ असम तक गई थी ये गंगा विलास क्रूज सेवा, इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? वर्ल्ड आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप अभी हुआ, और इसमें भारत ने टोटल जीते हैं 11 मेडल। इन 11 मेडल में भारत को 3 गोल्ड मिले हैं। देखिए यहाँ पर, इंडिया रिटर्न विद 11 मेडल्स वर्ल्ड आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप। तो ये आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप है, इसे बात ध्यान रखिएगा। तो अल्माटी कजाकिस्तान में ये आयोजित हुआ। 44वां विश्व आर्म रेसलिंग था, और इसी में पैरा आर्म रेसलर भी गए हुए थे, तो इसी के साथ 25वीं पैरा आर्म रेसलिंग भी हुई। भारतीय दल ने कुल 11 मेडल जीते, जिसमें 3 गोल्ड, 6 सिल्वर और 2 ब्रांज मेडल थे। आगे, हाल ही में लगातार दूसरी बार विश्व का सर्वश्रेष्ठ देश होने का खिताब किसने जीता? तो ये खिताब जीत लिया है दोस्तों स्विट्जरलैंड ने। स्विट्जरलैंड दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश बनकर के एक बार फिर से उभरा है, लगातार दूसरी बार। और ओवरऑल देखा जाए तो ये 6ठी बार बना हुआ है, लेकिन लगातार दूसरी बार बना है। दूसरे नंबर पर कनाडा है, दूसरा सर्वश्रेष्ठ देश। तीसरे नंबर पर है स्वीडन। इसको कौन डाल दिया लिस्ट में? आगे, तो यहां पर आप देख पाओगे, मिंट का आर्टिकल है, स्विट्जरलैंड रिटेन टाइटल ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट कंट्री, यूएस स्लिप टू 5th प्लेस। यूएस जो है 5वें प्लेस पर गया। भारत की रैंक कौन सी है? भारत 30वें स्थान पर है। लास्ट के 3 देश कैमरून, अल्जीरिया और म्यांमार है। क्लियर? अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जब आप पढ़ रहे हो ना, तो पूरे विश्वास के साथ पढ़ो। आपको जो भी कंटेंट जितना भी बताया जा रहा है ना, केवल उतना पढ़ो बस। आपका समझ लो कि मोर देन इनफ यहाँ पर दिया जाता है।
कोई भी एक्स्ट्रा चीज अगर नहीं बताई जा रही तो समझ लीजिएगा उसका मतलब नहीं है, ठीक है ना। उसका कोई जैसे कोई क्वेश्चन होता है जिसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत होती है, किसी क्वेश्चन में कम एक्सप्लेनेशन की जरूरत होती है। तो जिस क्वेश्चन में कम एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, कम एक्सप्लेनेशन आपको दी जा रही है, तो समझ लीजिएगा उसका एक्स्ट्रा जानने का कोई मतलब है नहीं, उसको एग्जाम में ज्यादा उतना पूछा नहीं जाता है। जहां जरूरी रहती है, चाहे जितना टाइम लगे, लेकिन मैं रिसर्च करके आपके लिए लाता जरूर हूँ वो पॉइंट, और वो पॉइंट मैं आपको बताता जरूर हूँ। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ? तो ये चेन्नई में दोस्तों होने वाला है। इसको आयोजित हुआ इसलिए लिखा गया है क्योंकि कुछ ही दिन में ये शुरू होने वाला है, 22 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये चेन्नई में हुआ स्ट्रीट चाइल्ड वर्ल्ड कप। भारत इसकी मेजबानी कर रहा है। दुनिया भर के कई सारे देश के बच्चे इसमें हिस्सा लेंगे। स्ट्रीट चाइल्ड, चाइल्ड मतलब समझ लो बच्चा, तो ये जो गली क्रिकेट होता है ना, उसी प्रकार से ये भी होगा। तो ये सड़क पर रहने वाले बच्चों के लिए समर्पित है। इसमें यूके, ब्राजील, हंगरी, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, रवांडा और भी कई देशों से यहाँ पर बच्चे आएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। पिछली बार जब 2019 में हुआ था ना, इंग्लैंड में हुआ था, और तब जीता था भारत, ठीक है ना, भारत जीता था। और आयोजन कहाँ हुआ था? आयोजन कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में, ठीक है ना, इंग्लैंड में। ध्यान रखिएगा एक चीज और, वर्ल्ड कप तो होने वाला है भारत में, 1000 बार आपको बता चुका हूं, और जो है भारत में होगा। भारत अभी इससे पहले 2 बार वर्ल्ड कप जीत भी चुका है। 2011 में जब जीता था तब भारत ने ही मेजबानी की थी, ये भी बात ध्यान रखना। 1983 में भी भारत इससे पहले जीत चुका है, ठीक है। चलिए, तो स्ट्रीट चाइल्ड ये क्रिकेट वाला हुआ बात। आगे तो ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे। एनजेटी एजुकेशन का टेलीग्राम ग्रुप भी है, इसको भी आप ज्वाइन कीजिए। वन लाइनर रिवीजन आपका बेहतरीन तरीके से यहाँ पर कराया जाता है। ये छोटी सी हमारी वीडियो थी। एक और गुजारिश है आप लोगों से, वीडियो अगर पसंद आया करे तो आप लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो, और चैनल पर अगर नया आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। आपके लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें आने वाली हैं। यहाँ पर देखिए, कल मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे, 19वां एशियाई खेल 2022 कहाँ पर खेला जाएगा? तो ये एशियन गेम्स 2022 की बात हो रही है, हांगझो चाइना में खेला जाएगा। नेस्कॉम की स्थापना कहां पर की गई, कब की गई थी? नेस्कॉम जो है 1988 में स्थापित हुआ था। आज आपको क्या बताना है, ये आपके लिए आज का क्वेश्चन। भारत का पहला पूरी तरीके से डिजिटलीकृत ग्राम पंचायत कौन सा है? इसी में मैं आपको 2-3 क्वेश्चन और पूछ लेता हूं। आप बताइएगा भारत का 100% सोलर सिटी कौन सी है? सोलर सिटी कौन सी है? इसके अलावा फर्स्ट सोलर सिटी कह सकते हैं। इसके अलावा 100% सोलर विलेज कौन सा है? इसी ऑप्शन में आप बताइएगा। दोनों क्वेश्चन और बता दीजिएगा। इसके अलावा क्लीनेस्ट सिटी बता दीजिएगा, क्लीनेस्ट सिटी बता दीजिएगा, है ना। समझ लो एक प्रकार से मिलान करो वाला क्वेश्चन हो गया। संजीवनी योजना निम्न में से किस राज्य की योजना है? ये भी आप बता दीजिएगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो एंड हो चुकी है, अब आप लोग जा सकते हैं एमजीटी ऐप पर, इसकी क्विज और पीडीएफ मिल जाएगी। पुराने भी वीडियो की क्विज पीडीएफ आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।